अध्याय 1 में हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होती हैं। समस्त परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। जैसा हम विभाजन प्रक्रिया या भाग प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, उसी को हम इस अध्याय में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से पढ़ेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को विभिन्न चरणों में प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जिसमें हम विभाजन प्रमेयिका का विभिन्न चरणों में प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। आज इस वीडियो में हमारे सीखने के उद्देश्य हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात विभाजन प्रक्रिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात लंबी विभाजन प्रक्रिया एवं उसके उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात विभाजन प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका धनात्मक पूर्णांकों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यदि 25 को 7 से विभाजित किया जाता है तो हम जानते हैं कि भाग प्रक्रिया में जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तब भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में निम्न संबंध होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। आपकी स्क्रीन में दाहिनी तरफ देखिए, 25 को 7 से विभाजित कर रहे हैं अर्थात 25 हमारा भाज्य हो गया, 7 भाजक, भाग देने पर 3 बार भाग जाता है अतः भागफल 3 प्राप्त होता है तथा शेषफल 4 प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक 7, भाज्य 25, भागफल 3 और शेषफल 4 हमें प्राप्त होता है। इन सभी के मानों को यदि हम इस सूत्र में रखें अर्थात 25 बराबर 7 गुणित 3 धन 4, दाहिने पक्ष में 7 गुणित 3 यानी 21, 21 धन 4 यानी 25, दोनों पक्ष बराबर आते हैं। इसी प्रकार पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म की भाग प्रक्रिया समझने की कोशिश करते हैं। संबंध हमारे पास है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। 17 को 6 से विभाजित करने पर भाज्य 17 हो गया और भाजक 6, भागफल हमें 2 प्राप्त होगा तथा शेषफल बचेगा 5। यदि इस फार्मूले में मान रखें तो हमें प्राप्त होता है 17 बराबर 6 गुणित 2 धन 5। इसी प्रकार 5 एवं 12, चूँकि इसमें भाज्य भाजक से छोटा है अतः भाग नहीं जाएगा तो हम भाग 0 बार देंगे तो हमें भागफल 0 प्राप्त होगा तथा शेषफल 5 प्राप्त होगा। तीसरा 20 एवं 4, 20 को 4 से विभाजित करने पर भागफल 5 प्राप्त होगा तथा शेषफल 0 प्राप्त होगा। अतः भाग की प्रक्रिया में हमने देखा कि भागफल और शेषफल का मान 0 हो सकता है। और अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b लें तथा भागफल q तथा शेषफल r लें तो यह संबंध निम्नानुसार होगा। a बराबर BQ धन R। शेषफल का मान सदैव भागफल से छोटा होगा तथा 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसी परिणाम को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। आइए इसका अभ्यास कर लें। धनात्मक पूर्णांकों a और b के निम्नलिखित युग्मों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर पूर्णांक q अर्थात भागफल एवं r अर्थात शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 10 को 3 से विभाजित करना है। प्रश्न 2 में 4 को 19 से विभाजित करना है। प्रश्न 3 81 को 3 से विभाजित करना है। हमने अभी पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यदि हम
दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b लेते हैं तथा भागफल q तथा शेषफल r लेते हैं तो यह संबंध निम्नानुसार होता है। a बराबर BQ धन r होता है। r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। जब हम 10 को 3 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 बराबर 3 गुणित 3 धन 1। इस स्थिति में हमारा भागफल 3 प्राप्त हो रहा है तथा शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखते हैं, 4 को 19 से विभाजित करना है। चूँकि 4 19 से छोटा है अतः भागफल 0 आएगा तथा शेषफल 4 हमें प्राप्त होता है। प्रश्न 3 देखते हैं, 81 को 3 से विभाजित करने पर भागफल 27 प्राप्त होता है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में हमें भागफल 0 प्राप्त हो रहा है तथा तीसरी स्थिति में हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। आइए आज का दूसरा बिंदु देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात लंबी विभाजन प्रक्रिया एवं उसके उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात लंबी विभाजन प्रक्रिया तकनीक। आइए सबसे पहले समझें एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम इसी प्रकार के एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक प्रक्रिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखें महत्तम समापवर्तक क्या होता है। हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b जबकि a b से बड़ा है का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो a और b दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि यह एल्गोरिथम किस प्रकार कार्य करता है। उदाहरण, पूर्णांकों 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात लंबी विभाजन प्रक्रिया तकनीक से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार उपयोग करेंगे। हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R होता है। प्रथम चरण में हम देखते हैं क्योंकि 455 42 से बड़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने से हमें प्राप्त होता है 455 बराबर 42 गुणित 10 धन 35। चरण 1 में हमें शेषफल 35 प्राप्त होता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाजक 42 तथा शेषफल 35 में लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 42 बराबर 35 गुणित 1 धन 7। अभी भी हम देखते हैं कि चरण 2 में शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः चरण 3 में हम पुनः भाजक 35 और शेषफल 7 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है 35 बराबर 7 गुणित 5 धन 0। अब चरण 3 में हमें शेषफल r बराबर 0 प्राप्त हो चुका है। शेषफल 0 प्राप्त होने वाली स्थिति में भाजक अर्थात 7 ही 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक होता है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कई चरणों में प्रयोग करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमें शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के विभिन्न चरणों को लिख सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों माना a और b का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें निम्नानुसार चरणों का अनुसरण करना होता है। चरण 1 a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हमें
Q और R भागफल और शेषफल ज्ञात करना है ताकि A बराबर DQ धन R प्राप्त हो जाए। चरण 2 में यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो चुका है तो D पूर्णांकों A और B का महत्तम समापवर्तक होता है। चरण 3 यदि शेषफल शून्य नहीं है तब D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं। चरण 4 इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। शेषफल शून्य प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित महत्तम समापवर्तक होता है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। 4052 और 12576 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कई चरणों में प्रयोग करना है जब तक हमें शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। चरण 1 चूँकि 12576 4052 से अधिक है अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है 12576 बराबर 4052 गुणित 3 धन 420। शेषफल 420 प्राप्त हुआ है जो कि शून्य के बराबर नहीं है अतः हम पुनः 4052 और 420 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 4052 बराबर 420 गुणित 9 धन 272। शेषफल 272 शून्य के बराबर नहीं है अतः नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने से हमें प्राप्त होता है 420 बराबर 272 गुणित 1 धन 148। चरण 3 में शेषफल 148 शून्य के बराबर नहीं है अतः पुनः भाजक 272 और शेषफल 148 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 272 बराबर 148 गुणित 1 धन 124। पुनः चूँकि 124 शेषफल शून्य के बराबर नहीं है, नए भाजक 148 नए शेषफल 124 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है 148 बराबर 124 गुणित 1 धन 24। चरण 5 शेषफल 24 शून्य के बराबर नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 124 बराबर 24 गुणित 5 धन 4। चरण 6 में भी शेषफल शून्य नहीं है अतः पुनः भाजक 24 और शेषफल 4 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 24 बराबर 4 गुणित 6 धन 0। चरण 7 में हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होते ही एल्गोरिथम की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं 12576 और 4052 का महत्तम समापवर्तक 4 होता है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। आइए एक बार और अभ्यास करते हैं। 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। चरण 1 में हमने देखा चूँकि 225 135 से अधिक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है 225 बराबर 135 गुणित 1 धन 90। चरण 2 में चूँकि चरण 1 का शेषफल 90 शून्य के बराबर नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम उपयोग करते हैं 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45। अभी भी चरण 2 में शेषफल शून्य नहीं है अतः हमें नए भाजक 90 और नए शेषफल 45 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना पड़ेगा। हमें प्राप्त होता है 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। चरण 3 में हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया अतः यह एल्गोरिथम यहाँ समाप्त होता है। इस स्थिति में भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक 45 होता है। एक बार और अभ्यास करते हैं।
420 और 130 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें ज्ञात करना है। चूँकि 420 130 से बड़ा है, प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है 420 बराबर 130 गुणित 3 धन 30। शेषफल 30 शून्य के बराबर नहीं है, अतः अगले चरण में हम 130 और 30 के लिए पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 130 बराबर 30 गुणित 4 धन 10। शेषफल चरण 2 में 10 है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, अतः पुनः नए भाजक 30 और नए शेषफल 10 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 30 बराबर 10 गुणित 3 धन 0। चरण 3 में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए एल्गोरिथम यहाँ समाप्त हो जाता है। और इस स्थिति में चूँकि भाजक 10 है, इसलिए हम कहते हैं 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक 10 होता है। आइए आज हमने जो पढ़ा है उनको एक बार पुनरावृत्ति कर लें। नीचे दिए गए कथनों में सत्य एवं असत्य कथन बताना है। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है या असत्य है? हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होती हैं और ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। हम जानते हैं पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य भी होता है, जबकि प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं, अतः यह कथन असत्य होगा। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कथन सत्य है। चौथा देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है, अतः यह कथन असत्य होगा। पांचवा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक हैं, लेकिन Q शून्य के बराबर नहीं है। यह वाक्य परिमेय संख्या को पूर्णतः परिभाषित करता है, अतः यह कथन सत्य है। आइए एक बार और पुनरावृत्ति करते हैं। हमें सही जोड़ी बनाना है। स्तंभ अ में हमें दिया है 2n + 1, जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, तीसरा धन पूर्णांक, चौथा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, पांचवा वर्गमूल -p जहाँ p एक धन पूर्णांक है। इन वाक्यों की सही जोड़ी बनाने के लिए स्तंभ ब में हमें दिया है वास्तविक संख्याएं, अधिकल्पित संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। आइए देखते हैं, 2n धन 1 जहां n कोई धन पूर्णांक है। n का मान यदि हम 1, 2, 3, 4 लेते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो हमें सदैव विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार दूसरा 2m जहां m कोई धन पूर्णांक है, m का मान जब हम 1, 2, 3 या कोई धन पूर्णांक लेते हैं और उसका गुणा 2 से होता है तो हमें सदैव सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तीसरा धन पूर्णांक, हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं। चौथा देखते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, हम जानते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। पांचवा देखते हैं, वर्गमूल ऋण p जहां p धन पूर्णांक है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या अर्थात यह एक अधिकल्पित संख्या है। आइए इनका सही उत्तर देख लेते हैं। पहला 2n + 1 जहां n कोई धन पूर्णांक है, विषम संख्याएं होती हैं।
2m सदैव सम संख्याएं होती हैं, धन पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वर्गमूल ऋण p जहां p धन पूर्णांक है एक अधिकल्पित संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमें 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है। चरण 1 में हमने देखा चूँकि 404 96 से बड़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होगा 404 बराबर 96 गुणित 4 धन 20। चरण 1 में शेषफल 20 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः हम 96 और 20 के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 96 बराबर 20 गुणित 4 धन 16। चरण 2 में शेषफल 16 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः हम नए भाजक 20 और नए शेषफल 16 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमें प्राप्त होता है 20 बराबर 16 गुणित 1 धन 4। चरण 3 में शेषफल 4 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः हमें पुनः नए भाजक 16 और नए शेषफल 4 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। हमें प्राप्त होता है 16 बराबर 4 गुणित 4 धन 0। चरण 4 में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः एल्गोरिथम हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है और इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र का बार बार प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग हमें तब तक करना है जब तक हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन किया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रारंभिक चरणों में इसी प्रकार के एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा।